Hello and welcome to Center for Ambition. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss United Nation and NATO. इस टॉपिक को हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार यहाँ से क्वेश्चन एक तो पूछता है, पिछली बार नाटो से पूछा था, उससे पहले हमारा यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा था। तो हम इसका एक सेंस तैयार कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन है क्या है और कुछ इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन में हुए, जैसे UN80 इनिशिएटिव 2025 में आया कि यूएन में जो रिफॉर्म होने हैं, तो हम ये समझेंगे UN80 इनिशिएटिव है क्या है। तो ये जो टॉपिक है स्पेशली पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद हम नेटो देखने की कोशिश करेंगे कि नेटो जो बहुत ज़्यादा ईरान का जो वार चल रहा है अमेरिका से इजराइल से, उसमें नेटो बहुत ज़्यादा बार बार न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा जब रूस का और यूक्रेन का वार था उस टाइम पे भी नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो हम यूएन और नेटो को देखने की कोशिश करेंगे और इससे हम ये समझेंगे कि हमारा यूएन काम कैसे करता है और हमारा नेटो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यूएन है क्या है। तो यूएन को देखने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए करंट का है। सबसे पहले ये टॉपिक है UN80 इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो UN80 इनिशिएटिव अगर आएगा तो उसमें अगर पीटी में पूछेगा तो UN80 इनिशिएटिव है क्या, उसके बारे में आपको एक दो स्टेटमेंट दे देगा। तो सीधा सा ये समझ लीजिए कि UN80 एक यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, किसमें, यूनाइटेड नेशन में, जो 2026 तक रिफॉर्म करना है। जो यूनाइटेड नेशन की 80 एनिवर्सरी है ऑफ यूएन की, उसके टाइम पे ये लॉन्च किया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें यूएन को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड बनाना है, इफ़िशियंट बनाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, और स्पेशली कब, जब हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो UN80 इनिशिएटिव टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म विद इन द यूनाइटेड नेशन टू मेक यूनाइटेड नेशन मोर इंटीग्रेटेड, इफिशिएंट एंड इम्पैक्टफुल, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द श्रिंकिंग रिसोर्सेज। ये लाइन आपकी पीटी में आएगी तो एकदम डिट्टो हूबहू आ जाएगी कि UN80 से रिलेटेड क्या है। अब इसका मेन काम क्या है UN80 का, यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव का। तो आइडेंटिफाइंग, हमें इफ़िशियंसी हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हम किन एरिया में बेहतर काम कर सकते हैं, पीस कीपिंग में काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं, और फिर उन एरिया को हमें थोड़ा इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। फिर हम देखेंगे कि जो हमने काम किए हैं, जो हमने पहले काम किए पीस कीपिंग में या फिर कोऑपरेशन में, पीस में, तो वो हमारे जो काम है उनको हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन मैंडेट, उनका पूरा ब्यौरा एक तैयार करेंगे जिससे हम बहुत अच्छा सीख सकें या समझ सकें। और फिर आता है कि एग्जामिन पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंज एंड प्रोग्राम। क्या, जैसे मान लीजिए कि हमें एग्जामिन करना है कि क्या यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे हमारे G4 कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, जापान भी है। तो ये कंट्री डिमांड कर रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप देना चाहिए। तो इस पर अभी UN80 में अगर चलेगा। देन कोऑर्डिनेट करेंगे हम सेक्रेटरी जनरल से एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मोटा मोटी हमारा UN80 इनिशिएटिव है जिसमें हम यूनाइटेड नेशन के मतलब इंटीग्रेटेड वे में हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिसंबर के टाइम पे लॉन्च हुआ था, 2026 के लास्ट तक हमें ये रिफॉर्म करने हैं। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन है क्या है। तो यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट UN80 के अलावा यूनाइटेड नेशन के भी रिगार्डिंग अगर वहाँ पे वो पास कर देगा, जैसे यूनाइटेड नेशन के फाउंडर मेंबर कितने थे, फाउंडर मेंबर कौन है, कैसे है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन है क्या, UN है क्या। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कॉपरेशन अमंग द नेशन प्रमोट करती है, आपस में पीस, कॉपरेशन वगैरह कंट्रीज़ के बीच में प्रमोट करती है, जो 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म्ड हुई, बनाई गई, और जिसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में। इतना समझा। इसके फाउंडर मेंबर क्या है, कितने, 51। अभी जो नाव, जब ये बना था उस टाइम पे 1945 में इनकी फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 1945 में 51 थे, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में इसका साउथ सूडान इसका 193 मेंबर बनने के बाद इसमें टोटल 193 मेंबर हो गए। इंडिया UN का फाउंडिंग मेंबर है, ये याद रखना।
इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, ये याद रखना अगर पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ से लगता है कि आपको लगे कि इंडिया हमारा 1947 में आज़ाद हुआ लेकिन यूएन बन गया 1945 में। तो अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा कहीं कहीं डाउट पैदा हो जाए कि इसमें 41 थे तो हम तो 45-47 में 3 साल बाद अप्रॉक्स हम 3 या 2 साल बाद हुए आज़ाद, तो हम कैसे इसके फाउंडिंग मेंबर हो गए? क्योंकि यूएन का ये क्लॉज कहता है कि यूएन का मेंबर वही हो सकता है जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करता हो, इक्वलिटी पे विश्वास करता हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस टाइम तो इंडिया आज़ाद नहीं था, नहीं, हम फाउंडिंग मेंबर हैं, ये याद रखना है। अब यूएन का, हमारे का यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? तो पहला है कि जो मैंने बताया कि टू मेंटेन द पीस मेंटेन करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिक्योरिटी मेंटेन करना है, फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय आधारित से हमें एड देनी है, जैसे पीस कीपिंग फोर्स वगैरह सूडान में चलाया था, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चलाता है यूएन, या कंट्री को शेप गार्ड करनी है, नेगोशिएशन वगैरह करा के कैसे भी हमें कॉपरेशन और ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन ना हो, ये सब उसके जितने भी रिफॉर्म की बात आती है, ह्यूमन राइट हो, वेलफेयर हो, पीस हो, सिक्योरिटी हो, ह्यूमैनिटेरियन एड्स हो, वो सब यूएन ऐसे करके आप मान लीजिए। मैंने बहुत छोटी सी लाइन में लिखने की कोशिश की है कि आप तक डिलीवर हो जाए। अब उसके बाद देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन, पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की कितनी है। तो अगर देखा जाए अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, तो हमारी ये 6 लैंग्वेजेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज उसने दे दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इन्हीं में से दे दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन, तो याद रखिए अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज है। या फिर स्टेटमेंट पास कर देगा कि देयर आर 6 लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन। तो ये याद रखना है कि यूएन में 6 लैंग्वेज हैं। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन कैसा है। स्ट्रक्चर देखने की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, स्ट्रक्चर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऐसे मान लीजिए अपना एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सेक्रेटरीज हैं और एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। ऐसे ही यूएन में भी एक बॉडी है बहुत बड़ी, उसमें भी एक अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल इसके, स्ट्रक्चर क्या है, अर्गन क्या है, इसके अंग क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को समझने के लिए ऐसे समझो कि इसमें 193 मेंबर है, और दूसरे शब्दों में समझो कि एक तरीका का ये अपना पार्लियामेंट है, यहाँ पर डिबेट, डिस्कशन सब कुछ होता है, जो लेजिस्लेशन का काम करता है, कार्यपालिका जैसा काम करता है इंडियन पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो। अब आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 15 मेंबर हैं इसमें। आगे हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इतना देख ली 15 मेंबर है। और ये मेंबर एरिया बाय रीजन बेस्ड पे आते हैं, जैसे एशिया से 2 आ गए, अफ्रीका से 2, एशिया से 3 आ गए, अफ्रीका से 2 आ गए। और ये परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर है जिन्हें हम P5 कहते हैं। और एज पर द यूएन यही कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। यूपीएससी में सवाल ये पूछा गया था 15 या 16 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर पावर एज पर द यूएन। तो उसमें इंडिया भी था, उसमें साउथ कोरिया भी था, उसमें पाकिस्तान भी था, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज़ किया था एज पर द यूएन। तो इसका मतलब हमारे पास जो 5 कंट्री हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, उनमें मतलब वो कंट्री हैं, चाइना भी है इसमें। तो इन कंट्रीज़ में हमारे पास न्यूक्लियर पावर है एज पर द यूएन, हालांकि अदर पे भी है लेकिन यूएन के अनुसार। फिर हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट एक तरीके का मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है किसकी? यूएन की, जो काम करती है। आगे चल के हम देखें इकोसोस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है? जितने भी काम सोशल, इसमें 54 मेंबर हैं, और जितने भी काम सोशल रिलेटेड होते हैं, वेलफेयर रिलेटेड होते हैं, वो वहीं पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये कॉलोनियल टाइम पे
कॉलोनियन जितने भी कंट्री थे उनकी देखभाल के लिए बनाई गई। लेकिन 1994 में कोई कॉलोनियन कंट्री बता नहीं, पलामू करके कंट्री था, उसके लास्ट के बाद इसे एबॉलिश कर दिया गया। तो इसका अभी कोई रोल है नहीं, ख़त्म कर दिया। वैसे अब अभी अगर है चलन में तो 5 इसके पार्ट है या आर्गन है इसके। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस PYQ में पूछा गया, अगर आप देखेंगे तो हम ये सारे एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली अगर बात करें, मैंने कहा था एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की तरह काम करती है। पार्लियामेंट की तरह काम करती है। पार्लियामेंट इन द सेंस डिस्कशन, डिबेट, कोई भी अगर कंट्रीज़ को मेंबरशिप लेनी है तो सबसे पहले यही आएगी, उसके पास रेटिफाई अपना करेगा, उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। तो जनरल असेंबली सारे डिबेट डिस्कशन करती है। इसमें 193 मेंबर है इसमें, ये हमने पहले पढ़ा। और इसका जो प्रिंसिपल है, वन वोट सिस्टम पे है, प्रिंसिपल इक्वालिटी होनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में। कोई GDP का कोई कंट्री बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। और हर कंट्री को एक सिंगल वोट का अधिकार है, अपना वोट डाल सकता है एक सिंगल। और इसके जो डिसीजन है वो कंसेंसस बेस पे लिए जाते हैं, एक डिबेट और डिस्कशन के उस पर वोटिंग के आधार पे। और दूसरा है कि इसका जो मेंबर हो सकता है ओनली सोवियन कंट्री हो सकता है, संप्रभुक्त कंट्रीज हो सकता है UN का असेंबली या UN का मेंबर। तो ये हमने 3-4 लाइन में ये समझने की कोशिश की जनरल असेंबली में कितने मेंबर हैं और इसका जो काम करने का तरीका है। तो इक्वालिटी के बेस पे, कंसेंसस बेस्ड पे करती है। और कोई भी सोवियन कंट्री भी इसका हो सकता है, कोई भी NGO, कोई भी इनफॉर्मल, कोई भी नॉन सोवियन कंट्री इसका मेंबर नहीं हो सकता है। देन फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन पहला तो मैंने कहा कि जितने भी डिबेट डिस्कशन होते हैं किसी के रिगार्डिंग, अगर कोई नया मेंबर आना चाहता है तो उस पर सबसे पहले जनरल असेंबली के पास प्रपोजल जाएगा। जनरल असेंबली अगर उसको अलाउ कर देगी तो सिक्योरिटी काउंसिल पर रेटिफिकेशन करके उसके बाद वो कंट्री एज पार्ट ऑफ द UN कंसीडर किया जाएगा। तो जितने भी UN के बजट अप्रूव होते हैं वो सबसे पहले यहीं से जनरल असेंबली से ही होके जाते हैं, जैसा कि हमारे पार्लियामेंट से होके जाते हैं। और वर्ल्ड में जितनी भी पीस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर होते हैं उन पर डिबेट डिस्कशन करना रहता है, तो जनरल असेंबली में भी होता है। और अगर कोई नई रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द पीस, कॉपरेशन, वेलफेयर इनसे देनी होती है तो जनरल असेंबली काम करती है। दोबारा से वही आ गया है, टू अप्रूव UN बजट, डिस्कस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हमारा जनरल असेंबली है। इसको आप इतना अगर देख लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल आएगा गैस करके। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, मैंने कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पहले तो ये 6 इसने कहा कि प्रिंसिपल है, उनमें से हमने कहा एक ख़त्म हो गया। और दूसरा पीस मेंटेन करने की बात करती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो उनमें से एक है। तो इसका भी काम वही है, पीस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन करना। और एक ऐसी बॉडी है जिसका कोई भी डिसीजन बाइंडिंग होता है, रिजोल्यूशन अगर ये मान लीजिए कोई डिसीजन पास कर दे तो बाइंडिंग माना जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप कैसे होती है वो समझ लो। सबसे पहले तो देखो, इसमें मैंने कहा 15 मेंबर है। 15 मेंबर में से 10 मेंबर नॉन परमानेंट है और 5 मेंबर परमानेंट है। 5 मेंबर परमानेंट याद रखिए, उनमें जैसे US, UK, रसिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 मेंबर है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी प्रपोजल पे अगर नेगेटिव वोट डाल देते हैं, उसके अपोजिशन में एक सिंगल मेंबर भी डाल देता है, तो वो प्रपोजल वहीं पे नल एंड वॉइड या ख़त्म हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर किसी बिल या प्रपोजल के लिए 10 वोट चाहिए, अगर मान ली 9 भी उसकी फेवर में आ गए, इनमें से एक ने उसके डिसफेवर में, इसके अपोजिशन में वोट डाल दिया,
तो वो प्रपोजल वहीं पे नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो वीटो पावर का मतलब ऐसे हुआ कि वीटो पावर एक ऐसी पावर है, अगर कोई कंट्री उसका नेगेटिव यूज़ करता है तो वो प्रपोजल या बिल वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं इसमें 10। तो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, और सबसे इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो इनका जो टेनोर होता है नॉन परमानेंट कंट्रीज़ का 2 ईयर का होता है, और हर 2 साल बाद ये 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से निकलते और आते जाते रहते हैं। कोई भी कंट्री लगातार नहीं हो सकता है, मतलब गैप दे के हो सकता है। और रिटायरिंग मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट इलेक्शन, इमीडिएट इलेक्शन के लिए नहीं हो सकता। मान लीजिए इंडिया अभी इस साल हो गया, अगली 2 साल बाद फिर हो, तो दोबारा वो इलेक्शन नहीं कर सकता है। तो वो मतलब इमीडिएट री इलेक्शन के लिए कोई भी एलिजिबल नहीं है, या कह सकते हैं क्वालिफिकेशन उसकी री इलेक्शन नहीं है। अब देखो बेनिफिट ऑफ परमानेंट मेंबर के बेनिफिट क्या है, कि परमानेंट मेंबर बेनिफिट कैसे करता है। कि सबसे पहले मैंने कहा इनके पास वीटो पावर है, इंडिया भी इसका मेंबर होना चाहता है। जैसे हमने कहा G4 में इंडिया है, ब्राज़ील है, जापान है, तो इंडिया भी इसका मेंबर होना चाहता है, लेकिन इंडिया अभी मेंबर नहीं है। पहली बात तो इनके पास वीटो पावर है, अगर इनने किसी चीज़ का अपोजिशन कर दिया तो वहीं के ब्लॉक रिजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। कोई भी इंटरनेशनल मैटर को सपोर्ट या इनके सपोर्ट नहीं करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नॉन परमानेंट का वो क्या है, इनका फ़ायदा ये है कि वो यूएन की प्रेसिडेंसी मंथली बेसिस पे होल्ड करते हैं, और यूएन की जितनी भी कमेटी वर्किंग कमेटी बनती है उनका वो पार्ट बन जाते हैं। तो इसमें 15 मेंबर हैं। वीटो पावर किसके पास है, 5 परमानेंट P5 के पास है, इनके पास वीटो पावर नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इकोसॉस। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये समझते हैं। हमने 2 यूनाइटेड जनरल असेंबली समझा, यूनाइटेड काउंसिल समझा। अब हम समझते हैं इकोसॉस, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में हम इकोसॉस भी बोलते हैं। इकोसॉस, अगर ECOSOC इकोसॉस भी बोल देते हैं। तो इसमें टोटल मेंबर कितने 54 हैं, ये याद रखने वाली बात है। और इनका जो इलेक्टेड मेंबर 2/3 मेजॉरिटी के आधार पर होते हैं 3 ईयर के लिए। इनका जो टेन्योर होता है 3 ईयर के लिए होता है 2/3 मेजॉरिटी के बेसिस पे। अब इसका जो काम होता है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जितने वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, पीस से रिलेटेड होते हैं, और जितने भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड इशू होते हैं, वो सारे हमारा इकोसॉस डिस्कस करता है, डिबेट एंड डिस्कशन पे करता है। ये इकोसॉस पढ़ाने का मेरा बताने का यही है कि ये याद रखिए कि इंडिया रिसेंटली 2026 में इकोसॉस का मेंबर बन चुका है। ये चीज़ लाइन याद रखना। उसका टेन्योर है 2026 से 2020, 2026 से लेके 2028 तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा इकोसॉस का, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इकोसॉस का एक मोटो रहता है कि जितने भी इसके फंड हैं वो है ज़्यादातर फाइनेंशियल रिसोर्स सोशल वेलफेयर के लिए, और वो सब काम के लिए काम करता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करता है स्पेशली यूएन एजेंसी से, जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया। ये जितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं दोज आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर, और उनके लिए काम करती है। और जितने भी हमने जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको रिव्यू कौन करता है, इकोसॉस करता है, ये भी याद रखिएगा। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट, फ्रीडम, न्यूट्रिशन, इनसे रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सारे इसी पे ये काम करता है। तो इसका इकोसॉस का ये काम है। 54 मेंबर है, टेन्योर इनका 3 ईयर होता है, स्पेशली 2/3 मेजॉरिटी पे आता है, और इंडिया रिसेंटली इनका मेंबर बन गया है। ये सब हमारा इकोसॉस का है। देन हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करें, यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये भी 1945 में बना। उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका यूएन का। तो सेक्रेटरी जनरल इसका ऑफिसर होता है। एंटोनियो गुटरेस इसके हैं, पुर्तगाल के सेकंड टाइम के लिए बने हुए हैं ये। 5 ईयर इसका टेन्योर होता है सेक्रेटरी जनरल का। और ये
प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 17 के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी उसका, और इनका टेन्योर 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होने वाला है। किनका? एंटोनियो गुटरेस का। ये 9वें सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के। कौन? एंटोनियो गुटरेस। जो ये हमारा सेक्रेटरी जनरल ऐसे समझो कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है यूएन की। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे काम यही देखता है। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटरेस। Then we will see the last इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है पीस पैलेस हाग नीदरलैंड में। बाकी जो अदर ऑर्गन थे, एक 5+4 ऑर्गन थे, उनका न्यूयॉर्क में ही है। इसका जो हेड क्वार्टर है जो हैग में है, हैग नीदरलैंड में है। बस इतना सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें जजेस कितने? 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर इनका टेन्योर होता है। और जो जजेस चुने जाते हैं वो ऑन द वोटिंग ऑफ द जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन वोट करती है, उसके बाद जज चुने जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि इट सेट द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड गिव एडवाइजरी टू एन। स्टेट्स के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होता है उस पर ये काम करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कोई इनफॉर्मल ग्रुप इसमें अगर अपना कोई केस ले जाता है तो आईसीजे नहीं सुनता है। वो उसके लिए हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ओनली ए स्टेट कैन स्यू अनदर स्टेट। आईसीजे में एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ ही जा सकती है। नाइदर स्टेट कैन स्यू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वाइस वर्सा। या मतलब और कोई भी स्टेट इंडिविजुअल के खिलाफ या कोई संस्था के खिलाफ नहीं जा सकती है। इतना हमने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या। 9 ईयर इसका टेन्योर है, 15 मेंबर है, और उसका काम क्या है कि स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसे मेंटेन करना। देन अब ये देखते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट में है इंडिया के जस्टिस दलवीर भंडारी इसके सिटिंग मेंबर है। उनका टेन्योर नेक्स्ट ईयर हमारा ख़त्म होने जा रहा है 2027 में। तो इससे पहले भी हमारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जस्टिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें दलवीर भंडारी नहीं थे उस टाइम पे, ये तीनों थे और एक और दूसरा नाम दे दिया था। तो ये देख लीजिए पहले कौन कौन रह चुके हैं। BN राव रह चुके हैं, नागेंद्र सिंह रह चुके हैं, RS पाठक रह चुके हैं। ये 3 हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस रह चुके हैं। अगर दलवीर भंडारी को मिला दें तो ये हमारे 4 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है ये किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इतने मेंबर है, इतने ईयर इसका टेन्योर होता है और इसका फंक्शन ये है। देन मेन क्वेश्चन आ जाता है कि 2024 में हमने एक बात की थी यूएन में रिफॉर्म करने की। इंडिया इसकी मेंबरशिप कह रहा है, जापान भी कह रहा है हमें मिल जाए, ब्राज़ील भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है। तो G4 नेशन याद रखिए कि G4 नेशन कौन से? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान G4 नेशन है कि वो कह रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिल जाए, तो जिससे हमारी पावर थोड़ी इनहांस या बढ़ जाए, जिससे हमें वीटो पावर भी मिलेगी और हम इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मैटर आएंगे उन पर खुल के डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन एक वर्ड आता है कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब वो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान लीड करता है इनको। कॉफ़ी क्लब वो कंट्रीज़ हैं जो G4 नेशन का अपोजिशन करते हैं कि इनको मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। जैसे टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया। स्पेशली पाकिस्तान ही हम मानते हैं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ही सबसे पहले इंडिया का अपोजिशन करता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो किस बेसिस पे मिलनी चाहिए? हमारे पास पैरामीटर क्या है? तो हमारे पास पैरामीटर क्या है? हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि इंडिया शुड बी ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? पहला तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वसुधैव कुटुंब, पीस, कॉपरेशन की बात करती है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एक डेमोक्रेसी पे विश्वास करता है। तो कह सकते हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नॉर्म है वो ग्रास रूट लेवल तक एम्बेडेड है। और इंडिया पीस, कॉपरेशन की बात करती है, आपस में मिलजुल रहने की बात करती है। पहला
दूसरा जैसे मान लीजिए हमने कहा डेमोक्रेटिक है इंडिया, डेमोक्रेटिक है, ये समझ। दूसरा, इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो इंडिया वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पावर, एक रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमी इसकी इंडिया की ग्रोइंग है, और देखा जाए तो हम धीरे 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 पाँचवें चौथे ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इकोनॉमी, फिर देखा जाए पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आ जाती। तो एज पर द पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बेस पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देन पीस कीपिंग फोर्स पार्टिसिपेशन, पीस कीपिंग, इंडिया जो पीस कीपिंग होते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए इथोपिया में जाते हैं, हमारी इंडियन आर्मी जाती है, पीस कीपिंग में भी समय समय पे भाग लेता है, सूडान में भी लिया, बहुत जगह भाग लिया। तो पीस कीपिंग में भी इंडिया अपना फंड देता है, अपने लोगों को देता है या पार्टिसिपेट करता है। तो उसकी वजह से 3 से 4 पॉइंट है हमारे पास वैलिड पॉइंट है, इसलिए इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमारे पास डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी जीडीपी की अगर बात करें तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। पॉपुलेशन के व्याप पे भी बात करें और हमारा ये हमारा पीस कीपिंग फोर्स या ह्यूमैनिटी एड की बात करें तो उसमें इंडिया बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता है। तो 4 से 5 पॉइंट हमारे इंडिया की सपोर्ट में है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ये पहले बताना था लेकिन लास्ट में आ गए। इसे देखो, हम आईआर की सीरीज चला रहे थे। देखो टोटल आईआर में क्वेश्चन हर साल 8 से 10 2025 में पूछे गए थे, और मॉडरेट टफ एनी मल्टीलैटरल क्लाइमेट चेंज एनी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। तो आप अगर 10 से 15 ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इनको अगर हम तैयार कर लें तो हमारे 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन समथिंग, 7 या 8 क्वेश्चन हमारे समथिंग यहाँ से निकल आते हैं। तो अगर हम इसको फोकस करें, इसलिए हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चला रहे हैं। ये दो क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है, और ये शायद 24 या 24 का या 24 का या 23 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूएन से ही पूछे गए हैं और यूएन कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। तो इन क्वेश्चन को देखते हमें लगता है कि हाँ, यूएन कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़िए, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रेडिडेंशियल कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक कमेटी होती है यूनाइटेड नेशन की, क्रेडिडेंशियल कमेटी, तो उसके बारे में हमें कंसीडर करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो पहले देखो, इट इज़ अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर द सुपरविजन। देखो मैंने कहा क्या था, वहाँ से एक वर्ड मैंने सिक्योरिटी काउंसिल, वो जनरल असेंबली जब मैं बता रहा था, कह रहा था जितने भी डिबेट डिस्कशन कमेटी फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग कौन लेता है, जनरल असेंबली लेता है। सिक्योरिटी काउंसिल का इतना खास रोल डिस्कशन में कमेटी में नहीं रहता है। तो यहाँ से हमने अगर सिक्योरिटी काउंसिल वर्ड पकड़ लिया तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। पहला समझ में आया। अब कहता है इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर आप जनरल गैस करें तो ये क्वेश्चन नहीं लगता कि मार्च में भी हो रही है, जनरली जून में भी हो रही है, सितंबर में भी हो रही है। तो एक ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि कोई भी कमेटी जब इच्छा हो तब आ रही है, जब इच्छा हो तब जा रही है। लेकिन याद रखना, अगर कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो कमेटी या उसके जो कोई भी डिबेट डिस्कशन या कमेटी वगैरह बनती है, उसका एक टाइम फिक्स होता है कब बनेगी। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। मेनली जब भी
फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली का होता है, पहला सेशन होता है, तभी ये कमेटी बनाई जाती है शुरुआत में, उसके देखभाल करने के लिए, उस पर कुछ सजेशन और सुपरविजन वो सब काम करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। देन इट असेस द क्रेडिट एंटियल टू ऑफ ऑल यूएन मेंबर बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। यस, ये क्वेश्चन देखते ही आपको सही लग जा रहा है। अगर देखा जाए तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो अगर आप ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप दूसरा स्टेटमेंट निकल ले जाएंगे। तीसरा आपको मतलब देखते ही सही लगता है, तो इसका आंसर ओनली वन मतलब ओनली 3 है इसका आंसर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल में हमने पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी हम यहाँ से गैस करके निकाल ले जाएंगे। और दूसरा अगर देख लीजिए, अगर हम पहला गलत कर देते हैं तो 2-3 इसमें है। अगर 2-3 इसमें है तो देखो हम इसको कॉमन सा गेस करेंगे कि मार्च में भी मना रहा है तब हो रही है, जून में भी हो रही है, सितंबर में भी हो रही है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है, तो हमारा इसलिए ओनली 3rd सही है। अब ये देखिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू एनी नॉन मेंबर स्टेट्स। मैंने कहा जितने भी मेंबरशिप का जो भी काम होता है या ऑब्जर्वर स्टेटस का काम होता है, सबसे पहले किसके पास आता है? जनरल असेंबली के पास आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रांट कर सकती है किसी भी को ऑब्जर्वर स्टेटस जो उसका यूएन का मेंबर नहीं है। अब आगे कह रहा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल काम करती है, वो ऑब्जर्वर स्टेटस ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है ऑब्जर्वर स्टेटस। हम परमानेंट मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे हैं यूएन की, ऑब्जर्वर स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो ले सकती है। देन परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर। यही सही है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कॉमन सेंस परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस वाला अगर स्टेटमेंट पढ़ा है कि जनरल असेंबली, हमने शुरुआत में जब पढ़ा है तो कहा था कि जनरल असेंबली कोई भी किसी भी कंट्री को मेंबरशिप दे सकती है अपनी वोटिंग के आधार पर, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देगी, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस किसी भी नॉन मेंबर स्टेट को भी दे सकती है। तो यहाँ से हमारे ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो यहाँ से ही हमें लगता है कि हर 1 साल बाद या 2 साल बाद इस यूनाइटेड नेशन से हमारा यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1-2 पूछ ही लेता है। ये हमने यूनाइटेड नेशन समझा। अब हम थोड़ा नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हम नेटो को एक बार देख लेते हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो है क्या है, इसको हम देख रहे हैं कि ये भी पिछली बार 2025 में पीटी में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से अगर नेटो का क्वेश्चन अगर बन गया, इस बार भी नेटो बहुत ज़्यादा है, कोई भी स्टेटमेंट, तो अगर इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं है लेकिन आपने थोड़ा बहुत नेटो की नॉलेज है तो आप गैस करके वो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं निकाल ले जाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करने की बढ़ जाती है। तो नेटो ऐसे समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस कुछ ग्रुप कंट्रीज़ हैं, वो सिक्योरिटी और अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। सीधी सी बात है, उनका प्रिंसिपल एक ही है कि अगर एक किसी कंट्री पे हमला किया तो माना जाएगा कि हमारे सभी कंट्री पे हमला किया। जैसे समझो एक परिवार में 5 लोग हैं, अगर आपने किसी को एक को मारने की कोशिश की तो पूरा परिवार ये समझेगा कि ये हमारी संप्रभुता पे क्वेश्चन है, तो पूरा परिवार आप पे अटैक करेगा। नेटो का प्रिंसिपल यही है। नेटो का फॉर्मेशन जब हुआ 1949 में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार है क्या? ये कोल्ड वार ऐसे समझ लीजिए कि एक पीरियड था जहाँ पे कोई रशिया और यूएसए के बीच में एक मतलब एक कोई युद्ध चल रहा था, जहाँ पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था, आइडियोलॉजिकल फॉर्म में वार था कि यूएसए इज़ अ कैपिटलिस्ट नेशन और रशिया इज़ अ कम्युनिस्ट नेशन। तो ये कोल्ड वार के टाइम पे 1949 में अपनी तरफ कंट्री को खींचने के लिए, गुट बनाने के लिए नेटो बनाया, स्पेशली यूएसए ने 1949 में। दूसरी तरफ 1955 में 1955 में वारसा जो रूस ने बना लिया अपनी तरफ ईस्टर्न कंट्रीज़ को खींचने के लिए। तो ये 2 गुट बने थे, एक नेटो गुट बना था, एक वारसा गुट बना था। वारसा WARSHOW वारसो 1955 में।
हमें वारसा तो खत्म हो गया 1991 में, नेटो कंटिन्यूस है, इसलिए हम नेटो को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये कोल्ड वार के टाइम पे बना नेटो, 1949 में बना 4 अप्रैल। अगर एक्यूरेट अगर कोई बहुत ज़्यादा पीसीएस टाइप एग्जाम आ गया तो 4 अप्रैल पूछ लेगा, 1949 इट्स इनफ। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम, ब्रुसलिन बेल्जियम में है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वाशिंगटन ट्रीटी है कि इनकी जो फॉर्मेशन थी, इनका जो शुरुआत में स्थापना हुई तो हमारी वाशिंगटन स्पेशली यूएसए के शुरुआत के उससे ही हुई, तो ये हमारा वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानता है। अभी इसमें टोटल मेंबर 32 मेंबर है, लेकिन इसमें फाउंडिंग मेंबर 12 है। ये फाउंडिंग मेंबर आप याद रखना। जो 2025 का जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं इन्हीं कंट्री के आसपास था। अगर आप ये 10 से 12 कंट्री को अगर ढंग से समझ पाए तो आप 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ द नेटो कंट्रीज, तो इनमें से 3 या 4 कंट्री दिए थे, एक ऐसा दिए, तो वहाँ से अगर आप एलिमिनेशन कर पाते तो आपका क्वेश्चन बन जाता। तो हमारे ये अब 32 कंट्रीज हैं, उन्हें तो हम रटने के लिए नहीं बैठेंगे। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपका देखता है कि आप जनरल गैस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे 12 कंट्रीज कौन कौन से हैं? बेल्जियम फाउंडिंग मेंबर, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूएस, यूके। तो आप इसको 3 से 4 बार अगर बेल्जियम, कनाडा ऐसे करके आप दिमाग में डालेंगे तो ये 10 से 12 कंट्रीज़, आपको 12 कंट्रीज़ दिमाग में आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2 से 3 कंट्रीज इसमें से दे देगा और बाकी अदर कंट्रीज दे देगा। तो आप आपसे जनरल गैस करके या एलिमिनेशन टेक्निक से, जैसे 2025 में एलिमिनेशन टेक्निक से निकल रहा था, तो यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब नेटो के फंक्शन क्या है, नेटो किस बेस पे काम करता है? तो एक तरीके से समझो कि नेटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या अलायंस है कंट्रीज के बीच में, जो स्पेशली इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज़ हैं जो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये लाइन याद रखना, नॉर्थ अमेरिका। अगर इसमें साउथ अमेरिका ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास कर दे तो वो गलत हो जाता। स्पेशली द कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की कंट्रीज़ हैं इसमें। देन इसका क्या है कि इंश्योर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अमॉन्ग द मेंबर। इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि इसका जो भी मेंबर है, 32 मेंबर है, उनके बीच में सिक्योरिटी को इंश्योर करना और उनका स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ये आर्टिकल 5 इसलिए मैंने डाला है क्योंकि पिछली बार उन्होंने पेरिस से शायद आर्टिकल पूछा था उसके चार्टर से। तो आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ये कहता है, नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी एक कंट्री पे अगर किसी ने अटैक किया तो वो सारे कंट्री पे अटैक माना जाएगा। तो हम सारे कंट्री कलेक्टिवली उस कंट्री पे अटैक करेंगे। अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल मेंबर। ये आर्टिकल 5 याद रखना। एज पर द आर्टिकल 5, इफ एनी कंट्री अटैक ऑन अ सिंगल मेंबर ऑफ नेटो देन इट इज कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन ऑल द मेंबर ऑफ द नेटो। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से 1-2 स्टेटमेंट पास करेगा। ये एरिया मेंबरशिप और ये नेटो के फंक्शन, ये देख लीजिए आर्टिकल 5 स्पेशली देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉट कोई कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जैसे सिक्योरिटी हमने कहा, उसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव है। फोकस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट अमॉन्ग द मेंबर, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, मेंबर के कैसे डिप्लोमेसी होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अमॉन्ग द मेंबर क्या होना चाहिए, और सेफ्टी मेंबर को प्रोवाइड कराना। एक्सटर्नल थ्रेट, अगर किसी मेंबर को एक्सटर्नल थ्रेट है, बाहरी कोई उसे थ्रेट है, तो उनको भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। और आपस में पार्टनरशिप मेंटेन करना, कोई भी पार्टनरशिप मिलिट्री या पॉलिटिकल मेंटेन करना। और अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री है उनके साथ भी पार्टनरशिप मेंबर का मेंटेन करना। और एक है टू इंश्योर मिलिट्री रेडीनेस थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो यही है कि मॉडर्नाइजेशन के आधार पर, समय के आधार पर हमें प्लानिंग करके उनका मॉडर्नाइजेशन करना है मिलिट्री का। ये नेटो के मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव है। देन वी विल सी द मेंबरशिप ऑफ नेटो रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए।
मेंबरशिप ऑफ नेटो की रिक्वायरमेंट आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 ऑफ नेटो क्या कहता है कि पहली बात तो कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर कोई कंट्री नेटो का मेंबर बनना चाहता है तो फर्स्ट एंड प्रायोरिटी उसे दी जाएगी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक नॉर्म पे विश्वास होता है एज पर द आर्टिकल 10 ऑफ द नेटो चार्टर। दूसरा, उसकी जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब लिबरल पॉलिसी होनी चाहिए, लिबरल एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे जो विश्वास करता हो उसे ही मेंबर नेटो का बनाया जाएगा। देन पीस एंड कॉपरेशन, पीस एंड कॉपरेशन पे भी विश्वास करता हो। पीस एंड कॉपरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर नेटो की मेंबर अगर चाहते हैं कि उसमें पीस एंड कॉपरेशन, बायलैटरल ट्रेड वगैरह हो तो वो बायलैटरल ट्रेड वगैरह पे काम करे। तो ये डेमोक्रेटिक नो मार्केट बेसिस इकोनॉमी होनी चाहिए, ये नेटो की मेंबरशिप की पात्रता है, रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कंट्री नेटो का मेंबर होना चाहता है तो ये 2 से 3 उसके पास उससे 2 से 3 उसके पास ये एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो नेटो का मेंबर हो पाएगा। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ इसलिए मैंने डाली है क्योंकि अगर नेटो के मेंबर पूछेगा तो या तो फाउंडिंग मेंबर में से कोई पूछेगा या फिर 3-4 साल में जिन्होंने धीरे धीरे मेंबरशिप ली है उन कंट्रीज़ को पूछ लेता है। तो अगर 2025 का कंट्रीज़ देखेंगे तो उसमें जो क्रोएशिया था ये वाला, ये डाला हुआ था, और शुरुआत के बेल्जियम वो वगैरह कंट्रीज़ वगैरह डाले हुए थे। तो ये देख लो, क्रोएशिया 2009 में बना मेंबर ऑफ द नेटो। देन मॉन्टीजेनेरो 2017 में बना, नॉर्थ मैकेडोनिया 2020 में बना, फिनलैंड 2023 में बना, स्वीडन 2024 में बना। ये 3 कंट्री याद रखना, 2020 से लेके ये इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के 4 से 5 कंट्रीज़ में मिलेगा, क्रोएशिया, मॉन्टीजेनेरो, नॉर्थ मैकेडोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। इन्हीं कंट्रीज़ को हम अगर एक बात CMNFS कुछ भी निमोनिक्स बना के याद कर लें और 12 कंट्रीज़ अगर उनको हम डेली रिवाइज करें थोड़ा थोड़ा तो हमारे नेटो के मेंबर कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं। अब मैंने कहा जैसा यहाँ पे मैंने समझाया कि नेटो का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पीस डाइवर्सिटी होना चाहिए, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए और गुड रिलेशन नेबरिंग कंट्री के साथ, विदेशी कंट्री के साथ आपके गुड रिलेशन होना चाहिए। ये डेट एंड पीस एग्रीमेंट नेटो ने साइन किया, अगर आ जाए डेट एंड पीस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, नेसो से है, जो बोस्निया में बाहर चल रहा था उसको एंड करने का 1995 में। तो हमने नेटो की मेंबरशिप समझी, नेटो की मेंबरशिप कैसे होती है वो, और इसमें रिसेंट मेंबर कौन कौन ऐड हुए, क्रोएशिया, मॉन्टीजेनेरो, नॉर्थ मैकेडोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। एक नेटो है, इस पर मैंने कहा स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक नेशन है, नॉर्थ अटलांटिक नेशन है, देन यूरोपियन नेशन है। ये नेटो में जो 32 कंट्रीज़ हैं उनका एक मैप है। तो अगर आप विजुलाइज कर लीजिए कि अटलांटिक नॉर्थ, ये नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं और ऐसे करके आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक बोलता हूँ, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं कुछ और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अटलांटिक सॉरी उसके लिए नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक पॉलिटिकल एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है। वो सारे हमारे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग। एक अगर 1 से 2 बार अगर आप इन्हें देख लेते हैं स्क्रीनशॉट मार के या कहीं से भी डाउनलोड करके तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेटो फैला कैसे है वो देख लीजिए। अगर देखो यहाँ से ये कंट्री देख लो, ये वाले, ये ब्लू पार्ट है पूरा, बिल्कुल ये सब ब्लू पार्ट है वो सारा नेटो का है। यहाँ से देखो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो दिखाना चाहा, टर्की। यहाँ पे देखो टर्की, ये देख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं।
रोमानिया, टर्की और जो रूस में और यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसका मेन कारण नेटो का है। यूक्रेन चाहता है मैं नेटो का मेंबरशिप हूँ। अगर नेटो की मेंबरशिप तो ये एरिया भी ब्लू हो जाएगा। तो रूस का जो जन्म से दुश्मन है वो यूएस है, तो बिल्कुल उसके घर की बाउंड्री पे खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मेन कारण है कि रूस का और यूक्रेन का अब तक वार चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस मैप से हम ये समझ सकते हैं कि बेलारूस, यूक्रेन, इस कंट्री के बाद बेलारूस, यूक्रेन, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, रसिया या रूस, इन कंट्री के ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्री दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेटो, और जितने भी कंट्री इनके वेस्टर्न साइड हैं वो मोस्ट ऑफ द कंट्री आर द पार्ट ऑफ द नेटो। इनमें से नॉर्वे, अब इनको हम स्केवेंडियन कंट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं और इनको हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, स्केवेंडियन कंट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में डिवाइड करके हम एक लिस्ट बना के इनको कर सकते हैं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्केवेंडियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लतीवा, ऐसे करके अगर हम इनकी एक लिस्ट बना लें तो ये हमारी कंट्री तैयार हो जाते हैं। और एक दीजिए आइसलैंड, इस पर भी एक इशू चल रहा है उसने का यूएसए का, इस किसी अलग दिन क्लास में करेंगे। तो ये हमारा नेटो ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करने, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।